जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा एक हाल ही में वॉल्यूम 2 जो बिहार सचिवालय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है, उसका हाल ही में लॉन्च किया है। उसका हम आज सेट नंबर 1 को देखेंगे, साथ ही इसके जितने भी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनेंगे उसको भी हम देखते चलेंगे। दोस्तों, इसका सिलेबस भी आपको कुछ बता देते हैं कि इसमें आपको टोटल कितने, तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। यदि आप एक क्वेश्चन को गलती कर लेते हैं तो आपको उसमें कितना, तो आपको 1 नंबर की कटौती हो जाएगी। इस तरह आपको कितने, तो आपको टोटल अंकों की जो संख्या है आपको 600 हो जाएगी और इसकी जो समय अवधि है टोटल कितना हो जाएगा, तो आपको 2 घंटा 15 मिनट आपको इसमें टोटल समय अवधि दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इसमें आपको टोटल 20 सेट दिए गए, तो हम आपको बता देंगे कि रेगुलर हम आपको एक सेट कराते चलेंगे, तो आपको 20 दिन के में आपको इस सेट को हम ख़त्म करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और साथ ही यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है। और दोस्तों, एक बात को हम बता देते हैं कि जो हम पीडीएफ देते हैं आपको वीडियो से पहले हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और वह क्यों वीडियो से पहले पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको हम वीडियो में बता देंगे, उसका रीज़न और इसके जो बात हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों को होना आवश्यक होता है। तो टोटल कितने सदस्यों को होना आवश्यक होता है, तो इसमें हो जाएगा कुल 1/20, यानी कि कौन सा, तो वो कुल जो सदस्यों का 1/20वां भाग आपको वहाँ उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो चलिए हम पंचायती राज के बारे में जान लेते हैं, पंचायती राज अधिनियम के बारे में। तो पंचायती राज का जो अधिनियम आया था इसमें आपको एक त्रिस्तरीय थी, एक द्विस्तरीय थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो संस्तुति किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, किसके द्वारा, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा आपको दिया गया था। और यह जो समिति, इसका जो गठन कब किया गया था, तो गठन के बारे में भी आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो गठन की किसका कब किया गया था, तो आपको 1957 में इसका गठन किया गया था। और जो त्रिस्तरीय जो पंचायत समिति थी वह सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, तो आपको सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। और राजस्थान के किस पंचायत में हुआ था, तो कौन सा, तो नागौर हो जाएगा, कौन सा, तो नागौर हो जाएगा। और किस, उसका एग्जैक्ट डेट भी पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट डेट के साथ अब याद रखिएगा कि कब लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। ये तो पहला राज्य हो गया। यदि आपसे पूछ दिया कि वह दूसरा राज्य कौन सा था जहां आपको पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था, तो वो कौन सा दूसरा राज्य होगा, तो आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कौन सा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ कब लागू किया गया था, तो आपको 1969 में ही लागू किया गया था। राजस्थान के बाद यह दूसरा राज्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और एक ग्राम सभा से एक याद रखिएगा, जो ग्राम सभा का होता है इसका जो बैठक होता है, इसकी जो बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो इसकी बैठक की जो अध्यक्षता है यह मुखिया के द्वारा की जाता है। यदि मुखिया अनुपस्थित रह गया तो इसकी उपस्थिति में कौन करेगा, तो आपको इसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया जो होता है ये ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता करेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को हम इसी तरह से डिटेल सोल्यूशन भी करते चलेंगे ताकि इस रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ छूटने की संभावनाएं आपको कम हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और बेटर करेगा और साथ ही आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और बूस्ट करेगा। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि वीडियो से पहले हम पीडीएफ क्यों डालते हैं, क्योंकि दोस्तों देखते होंगे कि हर एक जो यूट्यूब पर जो जितना भी लोग पढ़ाते हैं वो वीडियो के बाद पीडीएफ डालते हैं। तो वीडियो के बाद यदि पीडीएफ डालते हैं तो उससे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि हम आपको वीडियो के पहले ही पीडीएफ सेट की तरह एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दें तो आप खुद से ही एक बार सेट जरूर लगा के देखिएगा, जिससे कि आपको सेट का अनुभव होगा और किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं और किस तरह सा पैटर्न रहने वाला है। तो इससे सारी जो फ़ायदा है, यदि आप वीडियो से पहले ही पीडीएफ सेट की तरह लगाते हैं, सेट की तरह उसे बिहेव करते हैं, तो निश्चित रूप से उस ये सब बातों को उसमें फ़ायदा होने वाला है। लेकिन क्या होता है कि वीडियो के बाद यदि पीडीएफ डालते हैं तो अधिकांश लोग 95% लोग हैं जो पीडीएफ वो सेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं, सेट उसको नहीं लगाते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और
तो वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सेट की तरह मारिए, सेट लगाइएगा तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और साथ ही आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए भी, हम आपको वीडियो से पहले वहाँ सेट प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही यदि इसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो सोल्यूशन भी बता दें कि आपको फुल सोल्यूशन कहाँ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि रॉकेट नोदक किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम पर यह आधारित होता है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो कहता क्या है, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है आपको प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया इसमें कहा जाता है। यानी कि आप इधर से कोई भी बल लगा रहे हैं तो आपको समान बल इधर से भी लगाया जाएगा, यानी कि लेफ्ट से जो भी आप बल लगा रहे हैं समान से भी आपको राइट साइड से भी आपको बल देखने को मिलेगा। उसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का आपको तीसरा नियम कहते हैं। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, रॉकेट से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट के द्रव्यमान घटने से त्वरण क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा। तो यदि रॉकेट का द्रव्यमान घटेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, तो यदि रॉकेट का द्रव्यमान घटेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, तो त्वरण आपको बढ़ता हुआ प्रतीत देखने को मिलेगा। यह भी बात ये जरूर याद रखिएगा। और एक आता है फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम से ही फैराडे का नियम डायरेक्ट दे के पूछा जाता है, उसमें आपको दे दिया जाता है। तो फैराडे का नियम क्या होता है यह भी आप जरूर लिख लीजिएगा कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न, यानी कि कोई भी यदि बंद परिपथ है इसमें उत्पन्न जो विद्युत धारा वाहक बल परिपथ से होकर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यदि आपको विद्युत चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर लगा देते हैं तो इससे यदि धारा बहती है तो इसमें आपको क्या देखने का, इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को आपको फैराडे का नियम कहते हैं। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। तो यह कब किया गया था, तो आपको 1905 में किया गया था। कब, तो यह 1905 में किया गया था। और यदि आपको एग्जैक्ट पूछ दिया कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था, तो आपको 7 अगस्त कितना, तो यह हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को आपको स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। और जो एक क्वेश्चन और बंगाल विभाजन से पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ था, तो यह कब से प्रभावी हुआ था, ये आपको 16 अक्टूबर 1905 से। कब, ये आपको 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। और इसी दिन को आपको शोक दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन को क्या मनाया जाता है, तो इसी दिन को आपको शोक दिवस के रूप में भी वहाँ मनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बंगाल विभाजन के समय आपको बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वह कौन थे, तो बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे आपको एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएंगे। कौन सा, तो आपको फ्रेजर सिर्फ याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, तो आपको एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएंगे, वहाँ के वर्तमान में उस समय के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मेरा अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि जो कर्जन के बारे में जान लीजिए कुछ बातें, कि कर्जन के ही शासनकाल में आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। कितना में, तो आपको 1904 में, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1904 में आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वह कर्जन के शासनकाल में ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आप ये और याद रखिएगा कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको कृष्णा कुमार मित्र, कौन सा हो जाएगा, कृष्णा कुमार मित्र के द्वारा यह दिया गया था कि जो जितने भी जो ब्रिटिश की जितने भी वस्तु है उसका आप बहिष्कार कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो फूलों की घाटी आपको कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा, तो आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा। तो फूलों की घाटी जो मुख्यतः है वो आपको जो कहाँ स्थित है, तो आपको चमौली जिला में स्थित है। यदि फूलों की घाटी जो मुख्यतः कह देगा, यानी कि आपको एग्जैक्ट पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको चमौली हो जाएगा। कौन सा, तो वह चमौली जिला में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह भी माना जाता है कि जो रामायण के काल में हनुमान संजीवनी बूटी की खोज के लिए आपको इसी पर्वत की जो क्या किए थे, तो इसी पर्वत पर गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में आपको जो एक बहुत ही फेमस दर्रा है रोहतांग दर्रा, कौन सा है, तो रोहतांग दर्रा, जो कि आपको हाल ही में आप न्यूज़ में देखते होंगे। तो रोहतांग दर्रा है वह किसको किससे जोड़ती है, यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो वो किससे जोड़ती है, तो आपको मनाली को लेह से जोड़ती है। किससे,
तो मनाली को लेह से जोड़ने वाली जो रोहतांग दर्रा है, और यह इसके जस्ट ही पास है जो मनाली के जो जो रोहतांग सुरंग है ना, उसका जस्ट ही पास एक नदी निकलती है, ब्यास नदी। कौन सा? ब्यास नदी का उद्गम भी उसके जस्ट ही पास है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि ब्यास नदी का उद्गम कौन से राज्य से होता है, तो आपको हिमाचल प्रदेश से होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा लिखा गया था। तो बहादुर शाह जफर से आप याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर जो थे ये मुग़ल शासक के अंतिम शासक थे। कौन सा? तो मुग़ल शासक के आपको अंतिम शासक भी हो जाएंगे। और इनका जो कार्यकाल भी एक बार पूछा गया था, तो कार्यकाल भी आप याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल होता है ये 1837 से लेके कितना हो जाएगा? तो 1857 तक हो जाएगा। कितना? तो 1857 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इनको बंदी बनाकर, यानी कि जब ये जो विद्रोह कर दिए थे तो अंग्रेज़ों ने इन्हें बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? तो आपको रंगून जेल भेज दिया था। और जहाँ पर इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1862 में इनकी मृत्यु आपको रंगून जेल में ही हो गई थी। और ये इनसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो बहादुर शाह जफर थे आपको 1857 की क्रांति में कहाँ के जो विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे? तो कहाँ के विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे? तो आपको दिल्ली के। कौन सा? तो दिल्ली खो जाएगा। और साथ ही आप यह भी याद रखिएगा जो वीर कुंवर सिंह से जो थे 1857 की विद्रोह को कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो यह आपको हो जाएगा जगदीशपुर से। कहाँ? तो यह जगदीशपुर से हो जाएंगे। और अजीम मुल्ला खां जो कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो आपको यह फतेहपुर से नेतृत्व किए थे। और तात्या टोपे जो 1857 की क्रांति था उसका नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो यह आपको कानपुर से किए थे। कौन सा? तो यह कानपुर से आपको नाना साहब भी किए थे और तात्या टोपे भी किए थे। और इसके विरुद्ध जो अंग्रेज थे, यानी कि इनके जो विरुद्ध जो अंग्रेज थे वो कौन थे? तो कैंपबेल थे। कौन थे? तो आपको कैंपबेल हो जाएंगे। ये सब पॉइंट भी आप याद रखिएगा क्योंकि इस सब पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था? तो कौन सा चीनी विद्वान हो जाएगा? तो आपको हेन सांग हो जाएगा। कौन सा? तो आपको हेन सांग के द्वारा भारत में जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ होते इसको सबका अध्ययन किया था। और यह क्वेश्चन और पूछा जाता है यह किसके शासन काल में आया था? तो किसके शासन काल में आया था? तो आपको हर्षवर्धन के यह शासन काल में आया था। और यह टोटल 15 वर्षों तक ठहरा था भारत में। कितना? तो यह 15 वर्षों तक ठहरा था। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि जो इसकी जो वृत्तांत है, यानी कि जो इसकी जो रचना है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको सीयूकी के लिए। क्या चीज़? तो सीयूकी इसकी एक प्रमुख वृत्तांत है, इसी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसे आप ये एक बात याद रखिएगा, इसको आपको क्या कहा जाता है? तो आपको हेन सांग को जो यात्रियों का राजा कहा जाता है, यानी कि क्या इसे? तो यात्रियों का इसे राजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं थे? तो इसमें से कौन से हैं जो आपको नरम दल के नेता नहीं हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरविंद घोष हो जाएंगे, जो नरम दल के नेता ना होके आपको गरम दल के नेता थे। तो नरम दल के नेता कौन कौन हो जाएंगे? तो WC बनर्जी हो जाएंगे, गोखले हो जाएंगे और जॉर्ज यूलो नहीं हो जाएगा। जॉर्ज आपको अंग्रेजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कि अरविंदो घोष के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अरविंद घोष वह कौन से व्यक्ति थे? तो अरविंद घोष तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको कौन सा? आपको गरम दल के ये व्यक्ति होंगे। और गरम दल के अंतर्गत कौन कौन से और व्यक्ति आते थे? तो आपको लाल बाल पाल, यानी कि लाल से क्या हो जाएगा? तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, और बाल से क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक हो गया, और पाल से क्या होगा? तो बिपिन चंद्र पाल हो गया। तो ये सब क्या थे? ये सब आपको गरम दल से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और विनोबा भावे को ही क्या कहा जाता था? तो इन्हीं के द्वारा नंबर 8 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको यह बांग्ला भाषा में लिखी गई। कौन सा? तो यह बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। और यह प्रकाशित कब किया गया था बांग्ला भाषा में? ये आपको यह 1910 में इसका प्रकाशन किया गया था। और इनके लिए गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो आपको 1913 में इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन वाला कुछ महत्वपूर्ण किताब है, इसे भी आप देख लीजिएगा कि गीता रहस्य जो एक पुस्तक है, यह भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपको गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया था। और एक पुस्तक और भी फेमस है कि इंडिया बीन्स फ्रीडम, जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह लिखा गया था। कौन सा, तो इंडिया बीन्स फ्रीडम हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। तो दुश्चिंता को कम करने के लिए किस दवा का सेवन किया जाता है, तो वह आपको हो जाएगा उपशमक। कौन सा हो जाएगा, तो उपशमक दवा का इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक के बारे में जान लीजिए कि प्रतिजैविक को क्या कहते हैं, तो एंटीबायोटिक कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है जीवाणुओं को वृद्धि को रोकना, यानी कि अधिक जीवाणुओं की वृद्धि आपके शरीर में हो रही है तो आपको प्रतिजैविक की रिलेटेड दवाई खा लीजिएगा तो वह आपको। एक होता है प्रतिरोधक, कौन सा, तो प्रतिरोधक को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको एंटीसेप्टिक कहते हैं। क्या, एंटीसेप्टिक कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों को मारने एवं उनकी वृद्धि, जितनी भी सूक्ष्म जीव होती है आपको एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाएगा, तो उससे आपको जो जितने भी सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और उसको जो वृद्धि हो रही थी वो क्या हो जाएगी, तो वह खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह इसका प्रतिपादन आपको हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रतिपादन आपको हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। और गैलीलियो के द्वारा क्या किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा आपको दूरदर्शी, यानी कि दूरदर्शी जो आपको दूरदर्शी दूरबीन का जो उपयोग किया गया था, जो बनाया गया था, वह गैलीलियो के द्वारा ही बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और न्यूटन के द्वारा क्या दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा आपको कणिका सिद्धांत, यह भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जो कणिका सिद्धांत हो जाएगा यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह आपको न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और माइकल फैराडे के द्वारा क्या चीज़ दिया गया था, तो माइकल के फैराडे के द्वारा जो आपको जो कार्य करती है, मोटर जो कार्य करती है, जो जनरेटर हो गया, आपको फैराडे के नियम पर ही कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय सरकार ने 2024 तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। तो टोटल कितने नाभिकीय रिएक्टर, आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो ये आपको टोटल 11 हो जाएंगे। कितना, तो यह टोटल 11 हो जाएंगे। यदि पूछ दिया कि वर्तमान समय में भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो आपको वर्तमान समय में 22 नाभिकीय रिएक्टर हैं। और जिससे कितना परसेंट आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 3 कितना हो जाएगा, तो 11% आपको इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यदि पूछ दिया कि नाभिकीय रिएक्टर से एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुडनकुलम जो नाभिकीय रिएक्टर है वह कहाँ स्थित है, तो वह कहाँ हो जाएगा, तो आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ, तो वह तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध वस्तु कला के संबंध में सुमिलित नहीं है, तो वो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपको चैत्य का संबंध आपको वृक्ष से नहीं है। बाकी देख लेते हैं। स्तूप का संबंध किससे हो गया, तो टॉप्स से हो गया। और स्तंभ का किससे हो गया, तो लतस से हो गया। और बिहार का संबंध किससे हो गया, तो मठ से हो गया। तो चैत्य का संबंध किससे हो जाएगा, तो जो चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह चीता से संबंधित होता है। क्या, तो वह चीता से संबंधित, यानी कि शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को भूमि में गड़ने के जो समाधि बनाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, तो उसी का आपको चैत्य कहते हैं या फिर स्तूप कहते हैं। ये आपको बौद्ध में यह बहुत सारे देखने को मिलते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे जो क्या होता है, जो बौद्ध धर्म में जो पूजा होती है वो पूजा स्थल भी आपको चैत्य को ही माना जाता है। वहीं पर जितने भी स्तूप होते हैं आप देखते हो कि बौद्ध धर्म में स्तूप को ही उसमें पूजा किया जाता है। बौद्ध से रिलेटेड आप क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो बौद्ध धर्म से, यानी कि जो बौद्ध भगवान का जो जन्म का प्रतीक है वो किसका है, तो आपको कमल और साढ़ का हो जाएगा। कौन सा, तो आपको कमल और साढ़ हो जाएगा। इनका क्या चीज़ हो जाएगा, तो ये आपको इनका जन्म का प्रतीक हो जाएगा। और इनका प्रतीक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गृह त्याग का प्रतीक किससे हो जाएगा, तो गृह त्याग का प्रतीक आपको घोड़ा से हो जाएगा। क्या, तो घोड़ा से हो जाएगा। गृह त्याग मतलब क्या हो जाएगा, तो घोड़ा का प्रतीक हो जाएगा। और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल हो जाएगा। और निवारण का प्रतीक कौन सा हो जाएगा, तो पद चिन्ह हो जाएगा। कौन सा, तो इनका जो हो जाएगा पद चिन्ह हो जाएगा। यह भी आप जरूर याद रखिए, प्रतीक से भी आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और बुद्ध से आप एक बात और याद रखिएगा कि बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन, बुद्ध भगवान को क्या कहा जाता है, तो बुद्ध भगवान को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। कौन सा, द लाइट ऑफ एशिया है। ये आपको पुस्तक भी है। तो इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो आपको यह इस पुस्तक की रचना जो है एडविन अर्नाल्ड के द्वारा, किसके द्वारा, तो आपको एडविन अर्नाल्ड के द्वारा इस पुस्तक की रचना किया गया था। कौन सा, द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो जितने भी आपको यदि इसका सोल्यूशन लेना चाहते हो मैथ और रीजनिंग का, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, उसका भी सोल्यूशन आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा है वह जो एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो वह कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर आपको 23 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 23 नंबर भी पढ़ के बता देते हैं कि 23 नंबर क्या दिया कि हमारे घरों में, जो हमारे घर में होते हैं वो कैसी, यानी कि सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति यानी समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं और सभी उपकरण मुख्यतः आपूर्ति श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सभी उपकरण आपूर्ति हो जाते हैं वो आपको समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। साथ ही एसी की आपूर्ति आपको 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है, आपको जो घरों के जितने भी जुटे हुए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा जो आपको ऑक्सीकरण अपचयन की उदाहरण नहीं हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, तो ये आपको डी हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण ना होकर आपको वियोजन का उदाहरण है। कौन सा, तो वियोजन अभिक्रिया का क्या है, तो ये आपको यह उदाहरण हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब, यानी कि एक क्या हो गया, तब अभिकारक के टूटने के बाद दो उत्पादों की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, आपको वियोजन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रासंगिक केंद्र O और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो वो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा बनेगा, तो वह कैसा बनने वाला है, तो आपको सीधा और छोटा बनेगा। कौन सा, तो आपको सीधा और छोटा बनेगा। तो एक पॉइंट आप इससे भी याद रखिएगा कि अनंत पर यदि अवतल लेंस होगा, यह अनंत से आती किसी प्रतिबिंब की जो फोकस दूरी, यानी कि जो कहीं, यानी अनंत से यदि प्रकाश आ रही है, यदि ऐसे प्रकाश यदि आपको आ रही है, यदि अवतल लेंस पर यदि वह पड़ती है तो वह कहाँ से होकर गुजरेगी, तो वह कहाँ से होकर गुजरेगी, तो आपको F2 से होकर वह गुजरेगी। यह भी क्वेश्चन जो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50.2 × 10⁻23 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको लकड़ी के एक ऐसा पदार्थ है जो इसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, यानी कि पुनः उसे रिसाइकलिंग नहीं की जा सकते। लेकिन आप प्लास्टिक को भी रिसाइकिल कर सकते हैं और कांच को भी रिसाइकिल कर सकते हैं और धातु को भी आप रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ से आपको रीजनिंग का क्वेश्चन भी स्टार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा कितना हो जाएगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव नवीकरणीय वस्तु का उदाहरण इसमें दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा, तो अजैव नवीकरणीय वस्तु हो जाएगा, तो आपको नायलॉन हो जाएगा। कौन सा, तो वह नायलॉन आपको अजैव नवीकरणीय वस्तु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजैव जैव से आपको बहुत कन्फ्यूजन हो गए, तो अजैव वस्तु वैसे वस्तुओं को कहते हैं जो कि आपको विघटित किया जा सकता है, जिसे अजैव वैसी वस्तु है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कीटाणु जितने भी बैक्टीरिया के द्वारा उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि वह सड़ गल नहीं सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अजैव कहते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आपको जो सड़ जाता है, गल जाता है, यानी कि जिसका विघटन बैक्टीरिया के द्वारा किया जा सकता है, वो कौन सा हो जाएगा, तो वह जैविक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि लकड़ी भी आपको देखिएगा कुछ दिन के बाद सड़ जाते हैं, कागज़ भी सड़ जाते हैं और घास भी, लेकिन नायलॉन आपको बहुत 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 बरस लग जाएगा इसको सड़ने में, इसकी अभिक्रिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो यह अजैव अपघटन के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ से आपको रीजनिंग है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोशिका में क्या है, तो कोशिका में लयन काय यानी कि लाइसोसोम का हिंदी होता है लयन काय का कार्य क्या होता है,
तो इसका जो मुख्यतः कार्य क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना, यानी कि कोशिका द्वारा जितने भी सामग्री यानी कि जो पाचन को ग्रहण किया जाता है, इसके जो पाचन होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यह लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम के बारे में एक बात यह और याद रखिएगा, लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग इसी को कहा जाता है। और लाइसोसोम के बारे में एक बात यह भी याद रखिएगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रव को घुला देने पर नष्ट करने की क्षमता आपको लाइसोसोम में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संसदीय भाग नहीं, अंग नहीं है, ये अंग नहीं है या फिर भाग नहीं है, ये भी हो सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको मंत्रिमंडल हो जाएगा। कौन सा, तो यह मंत्रिमंडल है, तो आपको संसदीय का अंग नहीं है, भाग नहीं है। तो लेकिन कौन कौन हो जाएगा, तो आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे, लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा आपको संसद का एक प्रमुख अंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय मंडल जो मंत्रिमंडल लोकसभा का जो गठन है वो कितने अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है, तो आपको 79 कितना हो जाएगा, तो 79 के तहत इसका वर्णन किया गया। इसका एक ट्रिक बनता है, इसका एक ट्रिक होता है सरला। कौन सा, तो सरला हो जाएगा। कौन सा, तो 79 में आपको क्या हो गया, तो आपको सांसद हो गया। और 80 में क्या हो गया, तो 80 अनुच्छेद में आपको कौन सा हो गया, तो र से राज्यसभा हो गया। और ल से क्या हो गया, तो आपको 81 में आपको लोकसभा हो जाएगा। यदि आप सरला को याद रखिएगा तो ये आपको ट्रिक से याद रह जाएगा कि 79 में कौन सा हो गया, तो स से संसद हो गया। और र से क्या होगा, तो र से राज्यसभा 80 हो गया। और ल से क्या हो गया, तो ल से 81 यानी कि लोकसभा में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको रीजनिंग दिया गया। दोस्तों यदि आप इसका PDF सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो किस रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूगर्भीय। कौन सा, तो भूगर्भीय संकट के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है। तो चुनाव आयोग की जो संरचना से संबंधित वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 324 हो जाएगा। तो चुनाव आयोग के बारे में आप जान लीजिए कि इसका जो वर्णन है आपको कितने भाग में किया गया, तो आपको भाग 15 में किया गया। कितना, तो भाग 15 में इसका वर्णन किया गया। और कितना अनुच्छेद से लेके कितना अनुच्छेद तक वर्णन किया गया, यह भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो 324 अनुच्छेद से लेके 329 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आप यह भी याद रखिएगा कि जो पहले चुनाव आयोग जो बनी थी वो आपको यानी कि एक सदस्य वाला था, लेकिन वर्तमान समय में आपको कौन सा है, तो आपको त्रिसदस्य, उसमें यानी कि 3 सदस्य होते हैं। तो यह कब से लागू कर दिया गया था त्रिसदस्यीय, तो यह इसकी जो लागू किया गया था, यह कब से लागू किया गया था, आपको 1993 में। कब से, तो यह 1993 में से लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यह 1964 में पारित किया गया था। अधिनियम कह देगा तो 1964 में यह पारित किया गया था, लेकिन यदि आपको कह दिएगा कि खाद्य निगम की जो स्थापना है यह कब किया गया था, तो आपको 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। 1965 में से इसकी स्थापना हुई और 1964 में क्या होगा, तो 1964 में यह इसका अधिनियम लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और FCI यानी कि खाद्य उद्योग जो है इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में हो जाएगा। मुंबई नहीं है, कहाँ हो जाएगा, तो आपको दिल्ली में। कहाँ, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन में आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। यानी कि जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष में हुआ था, आपको मिलान करना है, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इसी जो सम्मेलन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची जो सम्मेलन हुआ था, इसी में आपको जो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यान्वयन है यानी कि कार्यक्रमों का संबंधित, यानी कि यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों की प्रस्ताव किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा, तो 1931 का कराची अधिवेशन हो जाएगा। साथ ही उसमें राष्ट्रीय आर्थिक, कौन सा, तो राष्ट्रीय आपको
आर्थिक जो कार्यक्रम इसका भी प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसी सभा में आपको पहली बार जो पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया था, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग जो भी इसी में कहा गया था। और इसी सभा में आपको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। तो इसीलिए यह जो आपको हुआ था यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में आपको गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी जो विचारधारा उनकी थी वह नहीं मर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यह भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि 1932 में जो कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको रणछोड़ दास, कौन सा? तो रणछोड़ दास हो जाएगा, कौन सा? तो रणछोड़ दास सेठ के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और 1928 में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारतीय सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्यक्रम योजना चरण फर्स्ट पेश किया था? तो यह कब किया गया था? तो यह आपको बताना हो जाएगा कि गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन के हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्यक्रम का जो प्रथम चरण था वह कब लॉन्च किया गया था? तो यह आपको 1985 हो जाएगा। कब था? तो यह इसकी पहला फेज आपको 1985 में लागू किया गया था। लेकिन यदि आपको पूछ दिया कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो यह 2008 में किया गया था। कब? यह 2008 में किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और गंगा नदी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि गंगा नदी का उल्लेख आपको कौन सा वेद में है? तो आपको ऋग्वेद में मात्र एक बार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो मसौदा समिति के सदस्य आपको कौन से व्यक्ति नहीं हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के.एम. पानिकर तथा H.N. कुंजरू जो थे आपको मसौदा समिति के अध्यक्ष मसौदा समिति के सदस्य उसमें नहीं थे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मसौदा समिति क्या थी। और इस बात को भी आप याद रखिएगा, एक प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति को हम क्या कहा जाता है? तो मसौदा समिति कहा जाता है। तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। किसे? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। प्रारूप समिति कह लीजिए या फिर उसे मसौदा समिति कह लीजिए। और इस समिति का जो गठन है वह कब किया गया था? तो गठन भी पूछा जाता है। तो आपको 29 अगस्त 1947 इसके गठन किया गया था। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। और इसमें टोटल कितने सदस्यों की संख्या थी? तो आपको टोटल 7 सदस्य की संख्या थी। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको टोटल इसमें 7 सदस्यों की संख्या थी। और अम्बेडकर के बारे में भी बात याद रखिएगा कि जो अम्बेडकर का जो निर्वाचन प्रणाली यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पहले कहाँ था? तो आपको बंगाल था। कहाँ? तो पहले बंगाल था, लेकिन देश के विभाजन के पश्चात उनका जो कहाँ से हो गया तो वह बम्बई प्रांत से निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 26 जनवरी 2019 ईस्वी तक प्राप्त की जानकारी के अनुसार लोकसभा में खाली स्थान सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि जो लोकसभा 2019 के अनुसार आरक्षित अनुसूचित जातियों की सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट, टोटल सीट कितने आरक्षित किए गए हैं? तो टोटल कितने किए गए? तो आपको अनुसूचित जाति के लिए 84 हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना हो जाएगा? तो 47 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप ये और याद रखिएगा कि आपको जो यह भी पूछा जा चुका है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? यानी एंग्लो इंडियन के जो बारे में जो कहा गया है उसका जो सीट संरक्षित रहता है वह कितना अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया? तो 131 अनुच्छेद के तहत आपको एंग्लो इंडियन का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की रहने की जो टोटल कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 500 कितना? तो 552 हो जाएंगे। कितना? तो 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष में लागू की गई थी, तो वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपको 1993 में इसको लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, तो 1984 में यह लागू किया गया था। कौन सा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आपको यहाँ पर रीजनिंग दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बांग्लादेश का
बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बांग्लादेश का पूछा जा रहा है, यहाँ पर इंडिया का नहीं पूछा जा रहा। तो ये इसकी जो स्थापना है वह किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो आपको 1983 हो जाएगा कम से। तो इसको 1983 में इसका गठन किया गया था। और इसका जो स्थापना है वह किसके द्वारा किया गया था? तो आपको मोहम्मद यूनिस के द्वारा यह किया गया था। यदि पूछ दिया कि बंगाल ना पूछ के आपको भारतीय पूछ दिया कि भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो आपको हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 में। कब? तो 2 अक्टूबर 1975 में आपको भारतीय राष्ट्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। और बैंकिंग से यदि आ गया तो बैंकिंग से आप एक बात और याद रखिएगा कि बैंकिंग की जो पुनर्संरचना प्रणाली है इसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन सा? तो पीवी नरसिम्हम के समिति के द्वारा यह दिया गया था। कब? तो यह 1991 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वह धामेक स्तूप आपको किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? तो आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कौन सा? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में आपको धामेक जो स्तूप है यह स्थित है। और धामेक स्तूप का जो निर्माण है यह किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजा अशोक सम्राट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा जो अशोक सम्राट थे इन्हीं के द्वारा आपको धामेक जो स्तूप था इसका निर्माण किया गया था। और है यह कहाँ? तो धामेक स्तूप आपको सारनाथ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है आंध्र प्रदेश में भी आपको बुद्ध जो रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूप है जो आपको कहाँ स्थित है? तो आपको यह आंध्र प्रदेश में ही अमरावती स्तूप स्थित है। और मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप है? तो सांची का जो स्तूप है आपको मध्य प्रदेश में ही स्थित है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इतना डिटेल वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पर देख लीजिए, इतना डिटेल में आपको कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं पढ़ाया होगा जितना डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। कि हर एक क्वेश्चन को यदि आप एक क्वेश्चन देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन के साथ हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन रिलेट करते चल रहे हैं, ताकि आपको जब भी अगला सेट लगाएं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पर कम परेशानी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम जब अगला सेट इसका सेट नंबर 2 बनाएं, इसी तरह का अगला सेट भी हम बनाएंगे। यदि आपको नहीं विश्वास होगा, हम हर एक सेट को इसी तरह का डील करते चलते हैं। कि दोस्तों हमने इरूटेरिया का जो 1.5 वर्षिकांक बुक आया था उसका जो आपको लास्ट में जो सेट दिया रहता है उसका हमने सारा सेट सोल्यूशन कर रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखिएगा। उसमें हमने स्टैटिक जीके भर भर के क्वेश्चन करा रखा है। दोस्तों हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उस तरह का सोल्यूशन आपको यूट्यूटेरिया जो करंट अफेयर्स है उसका आपको किसी ने नहीं कराया होगा पूरा यूट्यूब में। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, आप एक बार जरूर जाके देखिएगा जो हमने यूट्यूटेरिया का करंट अफेयर्स का सोल्यूशन करा रखा है। अब उसमें स्टैटिक जीके का बहुत सारे क्वेश्चन हम उसमें ऐड किए। बाकी आप लोग देखिए कि जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं कितने लोग आते हैं, सिर्फ आपको आएंगे कि जैसे पढ़ दें कि बांग्लादेश के ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो आपको 1983। ऐसा थोड़ी होगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? भारतीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब किया था? इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हमने 3 से 4 पॉइंट इसमें आपको बताते चले, ताकि इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो उससे छूटने की संभावना आपको कम रहे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हमको इसका डिटेल PDF भी प्रोवाइड करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान आपको इसमें सही नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपको सही नहीं। तो चलिए सही के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। और प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, तो ये जो आपको अल्फा कण हो जाएगा ये जे थॉमसन ना होकर कौन से हो जाएंगे? तो आपको रदरफोर्ड हो जाएंगे। कौन सा? तो ये आपको रदरफोर्ड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक तुर्क गुलाम तुर्की के विद्रोह को दबाने के दौरान ज्वार के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसकी जो मोहम्मद बिन तुगलक थी, यानी कि जिसे आप शॉर्ट में MBT कहते हैं, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आपको थट्टा में हुई थी। कहाँ? तो यह थट्टा नामक स्थान पर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप कुछ पॉइंट जरूर जान लीजिएगा कि इसकी मृत्यु के जो इसका जब मृत्यु हुआ था तब किसने यह कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गया। यह जो कथन था यह किसका था? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह कथन किसका था? तो यह आपको बदायूनी
किसका? ये बदायूनी हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक जो शासकों में सबसे बड़ा विद्वान था, और यह सबसे क्या था? तो यह आपको सबसे विवादित शासक भी इसे कहा जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद किसने अपना राज्य से अभिषेक करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपको फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और यह पहला आपको जो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और राजा राम के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि जो राजा राम को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर द्वितीय के द्वारा आपको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, एक बात और याद रखिएगा, आपको केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये कौन सा है? तो आपको ब्रह्म समाज है, लेकिन भारतीय इसमें सिर्फ लग गया कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। यदि पूछ दिया आपको देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कौन सी समाज की स्थापना किया गया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज। कौन सा? तो इनके द्वारा आपको आदि हो जाएगा। कौन सा? यदि आदि लग गया तो क्या हो जाएगा? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। यदि भारतीय लग गया तो कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय लग गया तो आपको केशव चंद्र सेन हो गया, लेकिन सिर्फ आपको ब्रह्म समाज हो जाएगा तो इसको वो किसके द्वारा? तो आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये आप तीनों पॉइंट को कहीं पर लिख के याद कर लीजिएगा, वरना आप कन्फ्यूजन होते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको 50 नंबर हो जाएगा कि केसरिया स्तूप की खोज 1998 में निम्नलिखित में से पुरातत्वविदों में किसके नेतृत्व में खुदाई के दौरान किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको के मोहम्मद के नेतृत्व में यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और यह जो स्थान है आपको कहाँ है? तो बिहार के चंपारण नामक यह स्थान पर यह पड़ता है। कौन सा? तो केसरिया स्तूप है, तो बिहार के चंपारण में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि गलत हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन को माइनस नहीं होता है, न्यूट्रॉन के जो आवेश होते हैं वो आपको ये जीरो होते हैं। क्या? तो आपको इसका आवेश क्या होते हैं? इसका आवेश आपको जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे? तो इसके जो सबसे प्रमुख प्रचारक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। और एक बात ये आप और याद रखिए कि हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम 1956 के दौरान उस समय के जो आपको गवर्नर जनरल थे वो कौन हो जाएंगे? तो वो कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा और इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचार के प्रसार के लिए 1839 में कितना? तो 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, राजा राम के बारे में भी एक बात और याद रखिएगा कि राजा राम के द्वारा ही आत्मीय सभा किसके कौन सा? तो आपको आत्मीय सभा की जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था? तो वह आपको 1815 में किया गया था। कब? तो 1815 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और केशव चंद्र सेन के बारे में अभी बता ही चुके हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत कौन निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? तो इसमें कौन से शामिल नहीं हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं हो जाएगा। तो शामिल कौन कौन सा हो जाएगा? तो पंचायत सचिव हो जाएंगे, और ग्राम पंचायत के कार्यकाल प्रभारी हो जाएंगे, और ग्राम पंचायत के अवैतनिक कर्मचारी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आंखों का कौन सा भाग रेटिना के बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? तो आपको कॉर्नाइड यानी कि रक्तक पटल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बारे में यह भी याद रखिएगा कि रेटिना की बाहरी परतों को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। कौन सा? तो ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है रेटिना का बाहरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया, तो मैथ और ये सब का यदि आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका हम सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो यहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है कि कुल्हड़ सबसे अच्छा निपटान योग्य डिस्पोजल चाय का प्याला नहीं है, इसका एक कारण क्या है?
तो इसमें आपको बताना है कि जो ये किस कारण से आपको नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपको कुल्हाड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाला कागज कच्चा माल मूल्यवान होता है, इसलिए क्या है, यह निपटान योग्य नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उच्च तन्यता और उच्च आघात वर्धनीय के कारण आभूषण बनाने के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है। तो सोना के बारे में आप ये जान लीजिए कि सोना के यदि आप 1 ग्राम सोना लेते हैं तो आपको उससे 2 किलोमीटर लंबी क्या, तो 2 किलोमीटर लंबी मेहन तार, 1 ग्राम से आपको 2 किलोमीटर लंबी तार इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सोना कौन सा वर्ग में रहता है? तो सोना आपको आईबी वर्ग में रहता है। कौन सा? तो आईबी आवर्त सारणी की जो आईबी वर्ग होता है उसी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? तो आपको लीवर हो जाएगा। कौन सा? तो आपको लीवर आपको मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। और यह इसका जो वजन होता है कितना होता है? तो आपको 1.5 kg से लेके आपको 2 kg इसका वजन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह प्रोटीन के उपचायक सक्रिय में भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? तो वह किसमें नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग देख लेते हैं किसमें किसमें किया जाता है। तो उद्योगों के ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है, और कपड़ा उद्योग में कपास विरंजन में किया जाता है, और जल के शुद्धिकरण में भी आपको ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से मैथ है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानचित्रों में खाली स्थान उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए यह उपयोग किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे पहले आपको मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको अनेक्सिमेंडर के द्वारा। कौन सा? तो अनेक्सिमेंडर के द्वारा आपको सबसे पहला मानचित्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मानचित्र का जो अध्ययन किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको कार्टोग्राफ। कौन सा हो जाएगा? तो आपको सॉरी यहाँ पर लिख के हमको बताते हैं कौन सा हो जाएगा। CARTO कार्टोग्राफ के GRAPH लिख लीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो कार्टोग्राफ के द्वारा इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसीलिए आपको भारत के द्वारा एक सैटेलाइट भेजा गया था जिसका नाम क्या था? तो कार्टोसैट, यानी कि जो कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं वह कौन से होते हैं? तो आपको कार्टोसैट के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंपास घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो किस देश में पाया जाता है? तो आपको अर्जेंटीना हो जाएगा। कौन सा? तो यह अर्जेंटीना हो जाएगा। और अमेरिका में कौन सा? तो आपको जो यदि पूछ दिया कि यदि उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास पाया जाता है, तो प्रेयरी। कौन सा? तो प्रेयरी है जो आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और ब्राज़ील में कौन सी घास पाई जाती है? तो ब्राज़ील में आपको कम्पास हो गया। कौन सा? तो कम्पास आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है। और ये ब्राज़ील में जो घास है कम्पास, ये कौन सा है? तो आपको उष्णकटिबंधीय हो जाएंगे। लेकिन आपको पंपास है जो कैसी घास है? तो आपको शीतोष्ण घास यह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और कुछ घास और है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेल्ट जो घास का मैदान है वो कौन सा देश में है? तो बेल्ट आपको कौन सा हो जाएगा? तो साउथ अफ्रीका। बेल्ट आपको साउथ अफ्रीका में हो जाएगा। और डाउन्स कहाँ हो जाएगा? तो डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। कौन सा? तो डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का सामना करता है? आपको सर्दी में भी वहाँ बाढ़ आई हुई रहती है। तो वो कौन सा राज्य होगा? तो आपको तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा? तो वह तमिलनाडु हो जाएगा। और किस मतलब मानसून के कारण होता है? तो आपको उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पर बहुत जोर उसमें बारिश होती है सर्दियों के दिन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नगर पंचायत में आपको सदस्यों की संख्या होती है 10 से लेके 25 तक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि ICMR हो जाएगा। और ICMR का एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या हो जाएगा? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो जाएगा। जिसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना आपको 1911 में इसका स्थापना किया गया था। NCERT के बारे में भी जान लेते हैं कि NCERT की स्थापना कब किया गया था? तो इस NCERT की स्थापना 1961 में इसका किया गया था। और NCET का स्थापना कब किया गया था? तो NCET का स्थापना आपको 1955 में किया गया था। जिसकी स्थापना 1955 में किया गया था। और UGC की स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में आपको UGC की स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ प्रदेश में सीमा नेपाल से नहीं लगती है? वह कौन सा राज्य संघ का प्रदेश है जिसकी सीमा नेपाल से आपको नहीं लगती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की सीमा आपको किससे लगती है? तो आपको इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है? तो वह कौन सा आपको जो हो जाएगा, जो आपको निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय चुनाव करवाना यह निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है। ये जो राज्य सरकार की जो निर्वाचन आयोग होती है वो आपको स्थानीय चुनाव कराने का दायित्व उसे ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और निर्वाचन आयोग के बारे में भी आप जान लीजिएगा कि ये तो दायित्व नहीं होगा, लेकिन ये सब जरूरी हो जाएगा कि चुनाव कराने का निर्देश जारी की निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, और चुनावों का परीक्षण भी आपको निर्वाचन आयोग, और नियंत्रण एवं चुनाव संचालन भी चुनाव आयोग के द्वारा। और चुनाव आयोग के द्वारा एक क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि जो चुनावी क्षेत्रीय परिसीमन जो बनाया जाता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वह चुनाव आयोग के द्वारा ही बनाया जाता है। और चुनाव चिन्ह किस पार्टी को क्या देना है वह आपको भी चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान के बीच में निर्मित हुआ था, आपको किस किस के बीच में, कब के बीच में निर्मित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिसंबर 1946 और नवंबर 1939 के बीच में आपको संविधान का निर्माण हुआ था। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस मिशन के तहत किया गया था? तो आपको कैबिनेट मिशन, कौन सा हो जाएगा? तो आपको कैबिनेट मिशन के तहत इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो प्रथम बैठक था वह कब किया गया था? तो प्रथम बैठक बहुत बार पूछा गया, तो 9 दिसंबर, कब? तो 9 दिसंबर आपको 1946 को, कौन सा? तो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। और प्रथम बैठक में आपको अस्थाई जो अध्यक्ष चुने गए थे वह सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। लेकिन जो सेकेंड बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें जो अस्थाई सदस्य है वह किनको चुना गया था? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? यह भी आप याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। ये कौन सी बैठक थी? आपको यह लास्ट बैठक हो जाएगी, कौन सा? तो संविधान सभा का यह लास्ट बैठक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, और संविधान सभा का जो प्रथम विचार है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो M.N. राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो M.N. राय के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल पीपुल्स पार्टी जो पहले एक राजनीतिक दल थी को राष्ट्रीय नीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई, तो यह कब दिया गया था? तो आपको 2019 में इसकी मान्यता दिया गया था। और यह मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आप और याद रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है, टोटल इसकी संख्या कितनी है? तो टोटल इसकी संख्या कितना? तो यह 8 इसकी संख्या हो जाएगी। दोस्तों यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, टोटल 8 का भी पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सा है जो भारत की राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत नहीं आती या फिर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। हम बोल देते हैं, आप यदि लिखना चाहते हैं तो इसे जरूर लिख लीजिएगा। यदि हम PDF भी इसे प्रोवाइड करते चलते तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मेरा अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से है 88 नंबर हो जाएगा कि भारत पर 1929 में महामंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपको सत्य नहीं है। चलिए सत्य के बारे में देखते हैं। भारत का आयात और निर्यात लगभग आधा हो गया था और गेहूं के मूल्य में लगभग 50% की गिरावट आ गई थी और किसान गहरे कर्ज में डूब गए थे। ये सब सत्य है, बाकी सी नंबर क्या हो जाएगा? तो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्ष में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह शामिल नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक आंदोलन वहाँ पर कब हुआ था? तो लोकतांत्रिक जो आंदोलन आपको वहाँ देखने को मिला था वह कहाँ हुआ था? तो आपको नेपाल में यह हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह आपको 1990 के शासन समय में हुआ था। कब? यह 1990 में हुआ था। और 1951 की क्रांति भी आपको नेपाल में हुई थी। और जन आंदोलन भी आपको कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो यह भी आपको नेपाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और नेपाल में गणतंत्र राज्य की जो स्थापना है वह कब किया गया था? तो यह भी आप याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना 2008 में किया गया था, 2008 में किया गया था। और राजतंत्र को 2008 में ही समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो कौन सी संस्थान हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि UNDP के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है ये कब से प्रकाशित किया जाने लगा? तो ये आपको 1990 से
सॉरी कितना से, यह 1990 से इसका प्रकाशन किया जाने लगा। और यूएनडीपी की स्थापना यदि पूछ दिया कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना आपको 1965 में किया गया था। अब भारत में प्रथम मानव रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो यह 2002 में जारी किया गया था। ये सब सारी डाटा को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलक्षणिक विशेषता है, यानी कि निर्णय लेने की जो अभिलक्षणिक विशेषता है वह क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निर्णय के संबंध में जनता के लिए पारदर्शी होना ही लोकतंत्र का जो है मुख्य माना जाता है। अब विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश कौन था, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको यूएसए हो जाएगा। यह भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खां किस जनजाति से संबंधित था, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको यह मंगोल से यह संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि मंत्रिमंडल आयोग की स्थापना भारतीय मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के किस प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय के प्रधानमंत्री आपको कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोरारजी देसाई हो जाएंगे। चलिए अब मोरारजी देसाई के बारे में एक बात याद रखिएगा कि भारत के प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो आपको मोरारजी देसाई ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में किसका उल्लंघन हो जाएगा, तो वह किसका उल्लंघन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद नंबर 16 का इसमें उल्लंघन हो जाएगा। और अनुच्छेद 19 के बारे में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 19 में आपको जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 19 में दिया गया। और जो 17 अनुच्छेद में किसका है, तो आपको अस्पृश्यता का अंत आपको 17 में दिया गया। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया, तो अनुच्छेद 14 में इस कानून के शासन स्थापित का इसमें वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है, तो तरुण विजय हो जाएगा। कौन सा, तो तरुण विजय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलुरु में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना आपको 1940 में किया गया था। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर आपको रीजनिंग दिया गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों यदि इसका PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हम इसका PDF प्रोवाइड करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और PDF बताते हैं कि आपको जो PDF यदि लगाना हो तो हम आपको वीडियो के पहले ही सेट के तरह जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका हम PDF प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लें। और कुछ समय अंतराल के बाद जो निर्धारित समय दिए जाते हैं उसके बाद हम आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप खुद से वह सेट लगाएं। अब खुद से देखें कि उसमें कितना नंबर आपका आ रहा है, कौन सा पोर्शन आपका गलती हो रहा है। जिस पोर्शन उस जो आपका जिसमें अधिक गलती हो रहा है उसे आप सुधार कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि सब वीडियो के बाद PDF देते हैं तो अधिकांश लोग हैं जो PDF का फ़ायदा नहीं उठा पाते, सिर्फ PDF बोलते रहते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल फ़ायदा होता है वो कोई नहीं उठा पाते हैं। तो हम आपको वीडियो के पहले ही PDF प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप एक सेट की तरह उसे लगाएं और अपना देखें कि आपको कितना अच्छा, कितना सही, कितना गलत जा रहा है। इसलिए हम वीडियो के पहले ही आपको PDF रेगुलर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उसे जरूर जाकर देख लेंगे, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी की शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है, तो वह कौन सी पद्धति हो जाएगा, तो आपको छानना, यानी कि आप किसी भी चीज़ को यदि छानिएगा तो उससे कीटाणु मरेंगे नहीं। लेकिन आप यदि उसे उबाल दीजिएगा यानी कि गर्म कर दीजिएगा, आसमान यानी कि भाप विधि द्वारा कीजिएगा या फिर कैलोरीकरण कीजिएगा, तो जितने भी उसमें कीटाणु हो जाएंगे सारे नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जो परिवार है और बड़ा हो और इस तरह का सेट हम आपके लिए और लाते रहे। यदि दोस्तों यदि यह अच्छा लग रहा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ज़रूर करें। दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ पहले जाके वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस अगला सेट हम जब भी प्रोवाइड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 110, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँख से पढ़ सकता है, तो कितनी हो जाएगी, तो आपको 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, तो आपको 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फलों के रस
में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवयवी श्वसन एवं शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो कौन से रासायनिक पदार्थ में आपको बदलते हुए नज़र आते हैं? तो यह आपको जो नज़र आते हैं वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल में। कौन सा? यह अल्कोहल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि चुंबक का वह चुंबकीय गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है, तो कौन सा गुण हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिशा संबंधी, यानी कि चुंबक का जो प्रयोग है आपको नाविकों के द्वारा या फिर बहुत समय पहले से ही आपको दिशा देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है, यहाँ से आपको रीजनिंग स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का नाम चुनें। तो 4 कक्षीय हृदय वाला वह कौन सा सरीसृप हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगरमच्छ हो जाएगा। कौन सा? तो आपको मगरमच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छ कैसा है? तो आपको उभयचर और सरीसृप के अंतर्गत यह भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और छिपकली का हृदय कैसा होता है? तो छिपकली का जो हृदय होता है आपको 3 कक्षीय होती है। कितना? तो आपको 3 कक्षीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय, धमनियाँ तथा शिराएँ एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? तो किस स्तर का होता है? तो आपको अंग स्तर प्रणाली का यह उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा समय तक संग्रहित कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? यानी कि कौन सा विटामिन है जो आपको ज़्यादा देरी तक उसे संग्रहित कीजिएगा तो वह आप खुद से ही नष्ट हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, यानी कि विटामिन सी हो जाएगा। तो विटामिन सी के बारे में आप कुछ और बात याद और जान लीजिए कि विटामिन सी को खाने को ज़्यादा पकाने और धोने से क्या होता है? समाप्त। यदि खाना को ज़्यादा पकाते हैं या फिर ज़्यादा धो देते हैं तो आपको विटामिन सी वहाँ से क्या होते हैं? तो समाप्त होते हैं। अब विटामिन डी से सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरॉल है। क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफिरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से आपको रिकेट्स बीमारी होता है। कौन सा? तो रिकेट्स बीमारी इसकी कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन और मैथ के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि इसका आप प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको वीडियो के पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव है मानव के किस अंग से होता है? तो आपको अग्नाशय हो जाएगा। कौन सा? तो अग्नाशय हो जाएगा। और इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बैटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। और इसका जो कार्य क्या होता है इंसुलिन का? तो यह आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या करता है? उसी को यह नियंत्रित करता है, इंसुलिन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊटी और कोडाई क्या है? कोडाई कोनाल जैसी पहाड़ी स्थान पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? यानी कि ऊटी और कोडाई कनाल है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह कौन सा राज्य होगा? तो आपको यह तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा? तो यह तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और तमिलनाडु में एक और पहाड़ी है, पलानी हिल है। कौन सा? तो पलानी हिल है जो आपको कोडाई कनाल में ही स्थित है। और नीलगिरी की जो पहाड़ी ऊटी है वह भी कहाँ है? तो आपको तमिलनाडु में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? तो 338 अनुच्छेद हो जाएगा। 368 जो अनुच्छेद दिया गया है भारत के संविधान के संशोधन के बारे में इसका वर्णन किया गया। और यह कितने भाग में वर्णन किया गया? तो भाग इसका हो जाएगा आपको 20 भाग में इसका वर्णन किया गया। यदि पूछ दिया कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से लिया गया है तो वह कौन सा देश हो जाएगा? तो साउथ अफ्रीका से आपको यह लिया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? तो आपको अमरकंटक की पहाड़ी में इसका उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा यहाँ पे कि भारत ने अपना पहला विश्व क्रिकेट कब जीता था? तो वह कब जीता था? आपको 1983 में। कब होगा? तो 1983 में इन्होंने जीता था। और दूसरी बार कब हो जाएगा? तो दूसरी बार 2011 में इन्होंने जीता था। और जो अगला जो 2023 में वर्ल्ड कप जो होने वाला है वह कहाँ होगा? तो आपको भारत में ही हो जाएगा। 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ हो जाएगा? तो आपको उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ? तो उड़ीसा में हो जाएगा। और उदयगिरी गुफा में ही आपको एक रानी गुफा है जो कहाँ स्थित है? यह भी आपको उड़ीसा में स्थित है। और हाथी गुफा भी आपको उदयगिरी की पहाड़ी में स्थित है, यह भी आप याद रखिएगा। और हाथी गुफा से आपको पूछा जाता है कि हाथी गुफा किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो आपको राजा खारवेल हो जाएगा। कौन सा? तो राजा खारवेल हो जाएंगे।
इससे आपको हाथी गुफा का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आपको विनोबा भावे हो जाएगा। कौन सा? तो विनोबा भावे आपको भूदान आंदोलन का प्रवर्तक हो जाएगा। और यह हुआ था कब और कहाँ हुआ था? तो यह आपको 1951 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में यह आपको हुआ था, भूदान आंदोलन हुआ था। और एक और आंदोलन था गर्म दान आंदोलन। कौन सा? तो गर्म दान आंदोलन। गर्मदान क्या था? तो आंदोलन था। ये आपको 1955 में हुआ था। कब? यह 1955 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो आपको ये उड़ीसा में देखने को मिला था। कहाँ? तो यह उड़ीसा में हुआ था। यदि इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया तब जरूर याद रखिएगा कि गर्मदान जो आंदोलन था आपको उड़ीसा 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जयप्रकाश नारायण से संबंधित एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जो सर्वोदय योजना थी आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही इसकी प्रस्तुति की गई थी। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन से हो जाएंगे? तो आपको एस राधा कृष्णन हो जाएगा। कौन सा? तो एस राधा कृष्णन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने जितने भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे सारे को हमने एक एक करके डिटेल में जितना भी महत्वपूर्ण हो सकता था हमने सारा का सलूशन किया। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही हम इसका नेक्स्ट सेट नंबर 2 है उसका हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और वीडियो से पहले ही आपको सेट प्रो का जो PDF होगा हम प्रोवाइड कर देंगे। और 1.5 घंटे यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद हम आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप खुद से उसे प्रैक्टिस कर सकें और अपनी तैयारी को और बेटर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।